हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसके सारे कंसेप्ट एक ही वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत जल्दी स्पीड से, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में काम आ सके। और नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये काम में आएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर चार्ज को हम मेज़र कैसे करते हैं, उसकी यूनिट देखनी हो तो उसकी यूनिट होती है कूलाम में। 1 कूलाम क्या होता है? 1 कूलाम होता है द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए वायर। मतलब इतना चार्ज जो एक वायर में 1 सेकंड में बहता हो और उससे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा हो, जो करंट जा रहा हो, वो हो 1 एम्पियर। ठीक। तो 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ कूलाम। ये चार्ज की वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब देखिए, चार्ज के बारे में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास होते हैं। पहला है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि ना तो चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये ध्यान रखना है कि नेट चार्ज की हम बात कर रहे हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि ना तो चार्ज बाहर से अंदर आ सकता है, ना ही अंदर का कोई चार्ज अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो समझे आप, ना तो चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। कंसेप्ट नंबर 2 हमारे पास इसमें है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि ऑल ऑब्जर्वेबल चार्जेस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल। कि किसी भी कहीं पे भी अगर कोई चार्ज होगा तो वो n टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब कभी या तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, 15 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.2 इलेक्ट्रॉन। तो पूर्ण संख्या के मल्टीपल में रहेगा। इस चैप्टर में हमारे पास जो अगला कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है? कूलॉम्स लॉ होता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। मान लो कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है स्पेस या फिर आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, हम इनको ले लेते हैं। मान लेते हैं जो पहला चार्ज है उसके ऊपर जो आवेश है, चार्ज है, उसकी वैल्यू Q1 है, और दूसरे चार्ज के ऊपर उसकी वैल्यू क्या है? Q2 है। और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? R है। ठीक है। तो जो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स होता है उसकी हमने बाई डेफिनेशन क्या होता है कि F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जब हम इसको इक्वेट करते हैं तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r² आता है। ठीक है। और साथ में हम डायमेंशन बताने के लिए क्या करते हैं? आर कैप लिख देते हैं। तो आर कैप की अगर हमें यूनिट वेक्टर लिखना हो तो क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, उस वेक्टर की। तो इस तरह से चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। अब यहाँ पे K जो है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक। और कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0। तो अगर K की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो वो हो जाती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक। अब अगर ऐसे ही काफ़ी सारे फोर्सेज है, मान लो हमारे पास दो ही चार्ज नहीं है, दो से ज़्यादा चार्जेज है, पूरा का पूरा एक सिस्टम है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि पहले चार्ज के ऊपर लगने वाले सभी अदर चार्जेस का फोर्स निकालेंगे, वैसे ही उन चार्जेस पे लगने वाले अलग अलग फोर्स निकालेंगे और उन सबका क्या कर देंगे? एल्जेब्रिक सम कर देंगे। ठीक है, बीजगणितीय योग। तो क्या हो जाएगा? Q/4πε0। मान लो 1 पे निकाल रहे हैं तो Q1 कांस्टेंट सब में हो जाएगा अपन 4πε0। उसके बाद में समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 2 to n, क्योंकि 1 पे तो हम देख ही रहे हैं तो 1 नहीं लेंगे, I इज इक्वल टू 2 से लेकर n तक लेंगे, QI/RI का स्क्वायर। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें तो यूनिट वेक्टर हमने समझाया कि क्या होता है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको पढ़िए। द इलेक्ट्रिक फोर्स which two charges attracts or repels one another are not affected by the presence of the other charges. It is known as a superposition principle. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है चार्जेस का? कि मान लो एक सिस्टम में 4 चार्ज हैं, तो पहले चार्ज के ऊपर दूसरे चार्ज की वजह से जो फोर्स लगने वाला है वो तीसरे नंबर का चार्ज क्या है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन का चार्ज। ठीक है।
ध्यान रहेगा। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर हम कोई एक सरफेस ले लें तो उस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लेते हैं ई है, ठीक है, और एरिया वेक्टर को हम मान लेते हैं डेल्टा एस है। तो उनके बीच में जो फ्लक्स की वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी? डेल फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, ठीक है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब पूरे के पूरे सरफेस एरिया के लिए निकालना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ई डॉट डी एस, ये इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है उसको देखते हैं। अब गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ बोलता है कि हम एक इमेजिनेटिव एनक्लोज्ड सरफेस मान लेते हैं। सरफेस के अंदर क्या है? चार्ज की वैल्यू क्या है? क्यू। तो ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी? क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स। तो गॉस लॉ हम किसके लिए निकालते हैं? फ्लक्स निकालने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, दूसरा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऐसा है कि ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। जो कंडक्टिंग सरफेस है उसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगी जो फील्ड लाइंस रहेगी वो, ठीक। सेकेंड लाइन, लाइंस ऑफ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव साइड से निकलना शुरू होंगी और नेगेटिव साइड में जाके समा जाएंगी, ठीक है। तो ओरिजिनेट तो पॉजिटिव साइड से होगी और टर्मिनेट कहाँ पे हो जाएगी? नेगेटिव साइड, ठीक है। उसके अलावा नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, काटेगी नहीं, ठीक है। उसके अलावा नेवर फ्रॉम क्लोज्ड लूप, ठीक है, कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगी, ठीक है। और ये सब क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू। मतलब पॉइंट चार्ज की वैल्यू अगर हमारे पास क्यू है तो कूलम्स फोर्स क्या है? एफ। अगर उसमें हम उसी चार्ज का डिवीजन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास निकाल के आ गई एफ डिवाइडेड बाई क्यू। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्ज का तो उसकी वैल्यू हम निकाल देते हैं कि समेशन करके, ठीक है। अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज हो तो हम उसका इंटीग्रेशन से निकालते हैं। ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास के इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई आर क्यू इंटू वैक्टर आर, ठीक है। और इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी के इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये हमारे पास वैसे लास्ट पॉइंट है, उससे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या होते हैं? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर एट एन आउटसाइड पॉइंट। वो कितना होता है? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इंटरनल पॉइंट पे क्या होता है? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर, ठीक है। और सरफेस पे वैल्यू कितनी रहती है? सरफेस पे पूरा चार्ज कैपिटल क्यू रहेगा तो कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फील्ड रहेगा वो क्या रहेगा? ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा की वैल्यू लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज, चार्ज की प्लेन शीट की वजह से चार्ज क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, अगर चार्ज कंडक्टिंग प्लेट की वजह से देखें तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। अगर किसी कंडक्टर के अंदर देखा जाए तो वैल्यू कितनी रहेगी? इसकी वैल्यू रहेगी 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन स्पेरिकल शेल एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल, शेल में कितना रहेगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। शेल के अंदर की हम बात करें तो 0, सरफेस पे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेयर एट एन आउटसाइड पॉइंट, इसकी वैल्यू क्या क्या रहेगी? आउटसाइड पॉइंट पे तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इंटरनल पॉइंट पे जो रेडियस रहेगी उसकी वही रहेगी, और सरफेस के ऊपर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद में इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लोकेशन, एक्सियल पोजीशन पे क्या रहेगी 1/4πε0 2p/r³, ठीक है। और अगर वही हम इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें तो p/r³। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डाइपोल एक्सियल पोजीशन में इक्वेटोरियल पोजीशन से क्या होता है, डबल होता है, ध्यान रहेगा। अब टॉर्क क्या लगेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, प्लस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो P क्रॉस E हो जाता है, ये हो जाता है PE sin थीटा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूलाज का क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर 1। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।